हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सारा वेकेशन एंजॉय कर लिया। अभी हम अपना 12th का कोर्स स्टार्ट करें कि अभी वेकेशन ही एंजॉय करना है। स्टेटिस्टिक में अभी हम 12th का हमारा जो पोर्शन है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि 12th में हम स्टेट जो पढ़ेंगे वो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में 4 चैप्टर है, सेकंड पार्ट में 5 चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास टोटल 48 मार्क्स का रहेगा। तो आपको मैं जो पूरी ब्लूप्रिंट है वो अभी नहीं दूंगी, क्योंकि वो पूरी ब्लूप्रिंट का आपको अभी कोई काम ही नहीं है। हम जैसे जैसे चैप्टर लेंगे इसके हिसाब से आपके पास ये चैप्टर का कितना वेटेज है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी जोर शोर से हम अपना आज ये स्टेटिस्टिक का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अभी रेगुलर होमवर्क भी मिलता रहेगा। तो अभी क्या है कि स्टेटिस्टिक में हम जो हमारा दूसरा चैप्टर है पार्ट 1 में सेकंड चैप्टर है लीनियर कोरिलेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा 12 मार्क्स का है। अभी जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा 100 मार्क्स का, उसमें से 12 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का है। हमारे जो फर्स्ट पार्ट में जितने जितने चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है और थोड़ा इजी भी है। फर्स्ट पार्ट है वो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, चैप्टर बहुत इजी रहेगा। तो अभी हम अपना फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं स्टेटिस्टिक में पार्ट 1। चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपके पास अभी टेक्स्ट बुक का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। अगर किसके पास है तो वो बहुत अच्छा है, वरना इस लॉकडाउन के पीरियड में आप नई टेक्स्ट बुक तो परचेज नहीं कर सकते। तो अभी जो हम ये लेक्चर है आप देखेंगे तो लेक्चर के लास्ट में हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे। तो उससे आप क्या है कि अपनी जो पार्ट 1 स्टेटिस्टिक की टेक्स्ट बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो पीडीएफ के थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर हम इसके बाद लेंगे लीनियर कोरिलेशन 12 मार्क्स। अभी 12 मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट 1 मार्क एमसीक्यू का रहेगा, सेकंड ऑल्सो 1 मार्क वीएसक्यू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी में होते हैं वो रहेगा। 2 मार्क्स जो शॉर्ट सम्स आते हैं कि जो हम 11th में भी करते थे वो शॉर्ट सम्स है, वो उसमें से सेक्शन सी में से भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर का ही रहेगा। सेक्शन डी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर या कोई सम रहता है, थियरी होती है या कोई सम रहता है, ज्यादातर तो सम ही आता है। तो सेक्शन डी में भी इसका वेटेज है एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स का। और जो लास्ट सेक्शन होता है एफ, उसमें भी एक क्वेश्चन एक सम इस चैप्टर से होगा। तो इस तरह से इसका वेटेज होता है 12 मार्क्स। ये सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है, बी में है, सी, डी और लास्ट सेक्शन एफ। सेक्शन ई में इसका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो भी ये तो आपका क्या रहा ब्लूप्रिंट रहा। 12 मार्क्स किस तरह से डिवाइड हुए वो आप सब लोगों को मालूम हो गया। अभी चैप्टर में जो स्टार्टिंग है हमारा ये कोरिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। तो हम अपनी रूटीन लाइफ में ऐसे कई हमारे आसपास ऐसे कई चीज़ें होती है कि हम इकोनॉमिक्स में ऐसा पढ़ भी चुके हैं कि हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती है कि जिसमें 2 वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एक साथ या तो वो
चढ़ाव उतार एक साथ रहता है, या तो दोनों की वैल्यू चढ़ती है या तो दोनों की वैल्यू कम होती है। इसे हम एग्जाम्पल देखें तो इसका, तो कोई फैमिली की इनकम है और एक्सपेंस है। सपोज वो हमारी फैमिली की अगर हम बात करें तो, कि अगर हमारे फैमिली की इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंस भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। वरना अगर हम एक्सपेंस नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेविंग्स में हमारी बढ़ती होगी। कि अगर हम कम खर्चा करें तो हम जो पैसे बचाते हैं, मम्मी जो घर पे पैसे बचाती है, उसमें थोड़ी सेविंग में ज़्यादा होगी। इस तरह ही हम जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, डिमांड सप्लाई, तो अभी क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि जिसकी डिमांड बढ़ जाए तो उसकी क्या होती है, सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। तो ये इनकम, एक्सपेंस, डिमांड, सप्लाई, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक दूसरे पर निर्भर रहती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। वैसे हम देखें तो डिमांड और प्राइस, अभी क्या है कि देखिए आपकी कोई भी चीज़ ऐसी है कि जिसकी प्राइस हम ज़्यादा हो जाए तो उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर उसकी प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दोनों भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ऐसी दो चीज़ जो होती है कि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन, कि जिसका एक दूसरे के साथ गाढ़ संबंध रहता है। वो दो वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। तो अभी इस चैप्टर में हमें जो सम हम जो करेंगे वो यही कोरिलेशन कितना है दो वेरिएबल्स के बीच में, वही ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोरिलेशन मीन्स हमने देखा कि भाई दो वेरिएबल्स है, उनके बीच में हम क्या ढूंढेंगे, क्योंकि उसकी निकटता क्या है, अभी उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है, वो सब हम इसके जो हमारे पास जो वैल्यू होती है उसके थ्रू हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए आपको मालूम है कि हम थियरी तो बहुत पहले इसकी नहीं लेंगे, क्योंकि थियरी वैसे भी बोरिंग रहती है। जो बेसिक थियरी होंगी वही हम लेंगे, वरना जो हमारे कोर्स में जो थियरी आती है इस चैप्टर की, वो हम क्या आएंगी, थोड़ा बहुत पहले सम कर ले, उसके बाद बीच में थियरी लेंगे। तो अभी क्या है कि आप लोगों ने भी कितने दिनों से पढ़ाई छोड़ दी है, तो वैसे ही पहले ही थियरी का चैप्टर ले लेंगे तो आप सब लोग बोर हो जाएंगे कि ये क्या ऐसे बड़बड़ करती रहती है मैडम, थियरी अभी किसको पढ़ाई में अभी मन लगेगा। सम्स है तो वो आपको जल्दी से करने की इच्छा हो जाएगी, और अभी कितने दिनों से पढ़ाई नहीं की है तो सम्स तो आप लोग फटाफट करने लगोगे। तो अभी ये क्या है कि कोरिलेशन जो हम मैथमेटिकली जो मेजर करते हैं, तो उसका जो मेजरमेंट है उसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन मेजर करने का जो मैथमेटिकल हमारे पास मेजरमेंट है उसका हम क्या नाम लेते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ऐसे आप कोरिलेशन भी कह सकते हैं, पर आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा आइडेंटिफाई किया होगा, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसका सिंबल, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, आर से, स्मॉल आर से। सेकंड एबीसीडी का जो आर होता है स्मॉल आर, इससे हम कोरिलेशन को डिनोट करते हैं। इट्स डिनोटेड बाय आर। तो ये कोरिलेशन अभी आपको मालूम हो गया कि जो दो वेरिएबल्स है उसमें हमें जो निकटता ढूंढनी है वो हम कोरिलेशन के जरिए ढूंढ सकते हैं। तो ये कोरिलेशन जो है वो ढूंढने के लिए हमें हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहली मेथड है वो ग्राफ है, डायग्राम है, कि जो डायग्राम है वो हम यहाँ पे अभी ऑनलाइन लेक्चर्स में नहीं लेंगे, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब हम डायग्राम अपना कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है कि दो मेथड, अभी वैसे भी डायग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी
एग्जाम्स के लिए भी, फिर भी हमें तो वो पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है तो हम तो डायग्राम करेंगे। तो फिर आपके पास अभी क्या है कि दो हमारे पास जो दूसरी मेथड है कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, तो वो दो स्टैटिस्टिशियन है, तो उन दोनों ने वो कार्ल पियर, एक का नाम है कार्ल पियर्सन, दूसरे का नाम है स्पीयरमैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या करेंगे कि कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन फाइंड करने की मेथड है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपको ऐसा लगेगा कि कितनी सारी फॉर्मूला याद रखनी है, कितनी बड़ी फॉर्मूला है, कोई बड़ी फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट अभी हम क्या करेंगे कि कार्ल पियर्सन की जो फॉर्मूला आती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, वो फर्स्ट लिखेंगे। आप भी मेरे साथ साथ ही याद रखने की ट्राई करने का। R इक्वल कोरिलेशन को हम R से n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y, ये इंटू है, अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x स्क्वायर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y स्क्वायर रूट। जैसे ही x का लिखा है ऐसे ही y का लिखने का है। x की जैसे ही फॉर्मूला है इस तरह से ही y की फॉर्मूला है। कोरिलेशन के मोस्ट ऑफ जो फॉर्मूला है वो रूट में ही रहेगी। ये किसकी मेथड है? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन जो हम 11th में भी इसकी स्क्यूनेस जो चैप्टर था हमारा 11th में, उसमें भी हम कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये अभी कोरिलेशन की भी कार्ल पियर्सन की ही फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर्मूला फिर से एक बार, आपको मालूम है कि फॉर्मूला में कोई रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही आप बोलेंगे या तो कि भाई सम करते करते इसके साथ ही लिखेंगे फॉर्मूला, तो अपने आप आपको याद रह जाएगी, आपको कोई रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मेरे साथ आप फॉर्मूला बोलिए, R इक्वल n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x स्क्वायर रूट इंटू n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y स्क्वायर रूट। इन दोनों के बीच हम इंटू की साइन करें या न करें इससे कोई फर्क नहीं रहता है। अगर करेंगे तो गलत नहीं रहेगा, नहीं करेंगे तो भी इसका मीनिंग यही होता है। तो अभी आज हम जो कार्ल पियर्सन के जो एक दो सम्स है वो स्टार्ट करेंगे और उसका ही आपको होमवर्क दे देंगे। फॉर्मूला थोड़ी आपको बड़ी लगेगी पर जैसे जैसे सम्स करते जाएंगे इस तरह से आपको याद रह जाएगी। 12 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। आप इसके 12 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकेंगे। एक तो इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा जो स्टेट का जो फर्स्ट पोर्शन है वो ऐसा ही है कि आपको फॉर्मूला याद रखनी है और कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों चीज आपके पास होगी तो आपके मार्क्स कोई काट नहीं सकेगा। चलो अभी तो कि हम फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय केपी मेथड। आपको मालूम है केपी मीन्स कार्ल पियर्सन। चलो अभी हमारे पास 2 वेरिएबल्स है x एंड y।
x की कॉलम है हमारे पास 3, 8, 12, 3, 8, 12, 5, 7, 5, 7, 5। इसके हिसाब से y की कॉलम है 6, 10, 15, 10, 9, 8। चलो अभी ये तो कभी दो कॉलम है हमारे पास x और y। x y जो कॉलम दी है उसका हमको कोएफिशिएंट फाइंड करने का है। कोरिलेशन किसके मेथड से? कार्ल पियर्सन की मेथड से। तो अभी इसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड कॉलम है वो हम अभी यहाँ पे बनाएंगे। कॉलम हमें कोई ज्यादा नहीं बनानी है, सिर्फ 3 कॉलम बनानी है। 3 कॉलम क्या है? एक तो एक्स वाई यानी कि x और y दोनों को मल्टीप्लाई करने का है, और दूसरी कॉलम है एक्स स्क्वायर, और तीसरी कॉलम है वाई स्क्वायर। सिर्फ 3 ही कॉलम हमको बनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x और y दोनों का टोटल कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा x और सिग्मा y। सिग्मा x जो हमारे पास x की कॉलम है उसका टोटल आता है 40, और जो y की कॉलम है उसका टोटल है 58। चलो अभी ये तो क्वेश्चन ही था, इसका हमने टोटल कर लिया है। फिर कॉलम बनाएंगे एक्स वाई यानी x और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 6, 3, 18, 10, 8, 80, 15, 12, 180, 10, 5, 50, 9, 7, 63, 8, 5, 40। अभी इसका भी टोटल करने का है। इसको एडिंग देंगे सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई का टोटल है 431। अभी देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा करेंगे कि ये हेडिंग नहीं देंगे कॉलम का, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, ये बहुत जरूरी है, इसकी खास रिक्वायरमेंट है। अगर ये 5 मार्क का हमारा सम है तो 5 मार्क में हमारा पूरा क्वेश्चन आपका सही होगा, आंसर भी कंप्लीट होगा, फिर भी आपका 1 मार्क कट हो सकता है क्योंकि आप ये हेडिंग नहीं देते कॉलम का। तो इसके हिसाब से आपको ये हेडिंग तो देना ही है। अभी दूसरी कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वायर। जो x की कॉलम है उसका स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25। चलो अभी x की कॉलम हो गई है तो उसका भी टोटल लिख लेते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर 316, 316 वाई स्क्वायर। अभी आपके पास कैलकुलेटर है, आप अपने हिसाब से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। वाई स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, 10 स्क्वायर 100, 15 स्क्वायर 225, 10 स्क्वायर 100, 9 स्क्वायर 81, 8 स्क्वायर 64। चलो अभी सिग्मा वाई स्क्वायर की कॉलम का टोटल आता है 606। चलो अभी हमारी जो रिक्वायर्ड कॉलम है वो हमने कंप्लीट कर ली है। पहले क्या किया, जो एक्स वाई वेरिएबल थे उसका टोटल किया, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर दोनों का स्क्वायर। बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर दोनों ही करने का है आपको, और कॉलम का टोटल करने का है। टोटल में मिस्टेक आनी नहीं चाहिए वरना पूरा सम आपका गलत हो सकता है। फिर ये जो हमने कॉलम बनाई है उसको अभी हम जो हमारी फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करेंगे। तो अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला अभी हमने लिखी थी, आप अपनी तरह से ही लिख सकते हैं।
अभी हम क्लासरूम में तो है नहीं, वरना तो आपके पास ही मैं लिखवाती फॉर्मूला। अभी तो सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। R इक्वल n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर रूट। अभी आप फर्स्ट पहला सम गिन रहे हैं तो आपको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसका कैलकुलेशन आपको थोड़ा जटिल लगेगा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये बहुत इजी लगेगा। n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो अभी n हमारा यहाँ पे कितना है 6। अभी देखिए ये हमारे पास 6 डिजिट है x y दोनों में, तो n की जगह पे लिखेंगे हम 6। सिग्मा एक्स वाई सभी कॉलम हमारे पास रेडी है, सिर्फ हमको इस फॉर्मूला में इसको लिखने का है। सिग्मा एक्स वाई 431 माइनस सिग्मा एक्स है 40 और सिग्मा वाई है 58, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का है 40 इंटू 58 अपॉन n अभी हमारे पास n तो कॉमन रहेगा 6 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो हमने x की कॉलम का टोटल किया है वो लिखने का है 316 माइनस सिग्मा x, जो अभी हमारे पास है सिग्मा x 40, उसका स्क्वायर अभी हम सेकंड स्टेप में करेंगे। रूट तो लिखने का ही है n फिर से 6 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर की कॉलम का जो हमारा टोटल है 606 माइनस सिग्मा वाई 58, उसका भी स्क्वायर हम सेकंड स्टेप में करेंगे। चलो ये हमने जो हमारी फॉर्मूला थी उसमें हमारी जो कॉलम थी वो सब अप्लाई कर ली है। अभी आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन ही करने का है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। 6 इंटू 431 2586 माइनस 40 इंटू 58, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 2320 अपॉन 6 इंटू 316, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 1896 माइनस 40 का हम स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर होता है 1600, और इसको कैसे लिखने का है रूट में, जो पूरा स्टेप है वो रूट में आएगा। फिर उसके बाद y की 6 इंटू 606, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है 3636 माइनस 58 का हम स्क्वायर करेंगे, 58 का स्क्वायर होता है 3364, और ये दोनों स्टेप हम रूट में ही लिखेंगे। एक एक स्टेप वाइज आप अच्छी तरह से देख ले। अभी इसका माइनस करेंगे 2586 माइनस 2320 266 1896 माइनस 1600 296, अभी भी रूट है, रूट कैंसिल हुआ नहीं है। 3636 माइनस 3364 272। अभी यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर बाद में रूट निकाल सकते हैं, और इंडिविजुअल रूट भी आप कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में से जो स्टेप अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 296 का जो रूट होता है वो भी लिखे और 272 का रूट करें और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी चलेगा। और 296 और 272
दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर रूट भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आंसर तो एक ही रहेगा 266 अपॉन, मैंने यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमारा आंसर होता है 80512 और मैं फिर इसका बाद में रूट ले लूंगी 266 अपॉन इसका जो 80,512 इसका रूट होता है 287.77 इसका रूट रहेगा। आपके पास कैलसी है, आपको कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अभी इसका हम डिवीजन करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 0.94। हमें जो आंसर है वो 2 डिजिट में ही रखने का है। आपको मालूम है कि अभी इसका आंसर तो था 0.93 और उसके बाद था 6, तो 6 था इसलिए हमने आगे 4 कर दिया है। अभी ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मैंने बोला आपको थोड़ा फर्स्ट सम में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ट्विस्टेड है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर जो जितने ज़्यादा सम करेंगे उससे आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अभी मैं एक और बात आपको बता देती हूँ कि आप सम करें तो आप ख्याल रखें कि जो ये आर कोरिलेशन है उसका हमारा जो आंसर है वो -1 से +1 के बीच ही आएगा। फिर से सुन लीजिए, आर का जो आंसर है हमारा वो -1 से +1 के बीच ही रहेगा। अगर हमारा आंसर -1 से कम आता है और +1 से ज्यादा आता है तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी बार करेक्शन कीजिए, चेक कीजिए आंसर, या फ्रेंड्स के साथ टैली कीजिए कॉलम की आपकी गलती कहाँ पे है। अगर आपका आंसर आता है -2 -1.5 तो ये गलत है। -1 से ज्यादा होना नहीं चाहिए और +1 से भी ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये हमारी कार्ल पियर्सन की कोरिलेशन फाइंड करने की फर्स्ट फॉर्मूला है। कार्ल पियर्सन की हमारे पास कोरिलेशन फाइंड करने की 3 मेथड है। इसमें से ये फर्स्ट मेथड अभी हमने लिए, बहुत इजी है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसके हिसाब से अभी आप ये तो सम है वो करेंगे ही, और जो थोड़े 1-2 सम है वो मैं आज आपको होमवर्क में दे रही हूँ। और मैंने बोला इस तरह से आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं जो लिंक शेयर करूँगी उसके थ्रू आप टेक्स्ट बुक अपने पास रख सकते हैं। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज में से मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 83। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 83। सम नंबर सेकंड और 4, 2 सम आप इस मेथड से करेंगे। सम नंबर सेकंड है, 4 है और दूसरा भी है 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 और 6, ये 3 सम आप लोग इस मेथड से कर सकते हैं। याद रह गया आपको? एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर सेकंड, थर्ड और 6, सॉरी सम नंबर सेकंड, 4 और 6, थर्ड इस मेथड से करने का नहीं है, वो फिर किस मेथड से करने का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी क्या करने का है आप लोगों को, सम नंबर 2, 4 और 6 एक्सरसाइज 2.2 इस मेथड से ही आपको होमवर्क में करने हैं। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।